हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जूनी की कहानियों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय हिमालय पर्वत की तलहटी पर एक छोटा सा गाँव था। वहाँ एक परिवार रहता था। इस परिवार में 2 लड़के, 1 लड़की और माँ बाप थे। पहले लड़के की माँ सौतेली थी जिसका नाम किशोर था। किशोर की माँ उसे हर समय बहुत दुखी रखती थी और उसे ताने कसा करती थी। किशोर स्वभाव का सीधा साधा था और नेक था। वो चाहता था जब मैं कमाने लगूं तब शादी करूं, इससे पहले नहीं। उसका खाली बैठना माँ को बुरा लगता था। वो हमेशा ताने देती थी कि घर में खाली बैठे हराम की खाने की आदत पड़ गई है, कुछ काम काज करता नहीं है। ऐसे कठोर शब्द सुनकर वो बड़ा दुखी होता था। माँ ज्यादातर किशोर से ही घर का काम कराती थी। इससे वो और भी अधिक दुखी हो गया था। एक समय की बात है कि किशोर खाना पकाकर अपनी झूठी थाली वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर में ही उसकी सौतेली माँ वहां आई और झूठी थाली वहां पड़ी देखकर किशोर के पास दौड़ी हुई गई और बोली, यदि ऐसे बड़ा दिमाग है तो किसी परी से शादी करना। मुझसे किसी की झूठी थालियां नहीं उठती। बाप ने नौकर नहीं रख दिए हैं। दिन भर घर का धंधा पीटते पीटते थक जाती हूँ। मुझे तो अपनी नौकरानी समझ रखा है। मेरा तो भाग्य ही फूट गए हैं जो इस घर में आई। आगे से अपनी थाली साफ करके रखा करो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। किशोर को ये बातें बहुत बुरी लगी और वो अपनी माँ को याद करके बहुत रोया। काश मेरी माँ होती तो इतनी बातें नहीं कहती। सौतेली माँ के तानों और झिड़कियों से वो बहुत दुखी हो गया था। ऐसे अपमान की रोटियों से तो अपनी कमाई की रूखी सूखी अच्छी। उसने गुस्से में आकर अपनी सौतेली माँ से कहा, यदि मैं जिंदा रहा तो परी से ही शादी करके लाऊंगा और कमाई करके ही रोटी खाऊंगा। ये कहकर घर से निकल गया। चलते चलते कई दिन और रातें गुजर गईं। वो यही सोचता रहा कि किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। परियां कहाँ मिलेंगी। वो घने जंगलों में से होकर चला जा रहा था। कई दिनों का भूखा प्यासा था। चलते चलते वो थककर एक पेड़ के सहारे बैठ गया। कुछ देर बाद ठंडी ठंडी हवा से उसे नींद आ गई। वो उसी पेड़ के नीचे सो गया। सुबह उसी रास्ते से एक महात्मा निकले। उन्होंने एक युवक को इतने घने जंगल में अकेला सोता देखकर आश्चर्य किया। वो उसके पास आए परंतु फिर भी वो ना उठा। तब महात्मा ने उसे छींटे मार के उठाया। तब वो शीघ्र उठ खड़ा हुआ। भूखा प्यासा होने की वजह से बेहोशी की नींद सो गया था। महात्मा बोले, इस जंगल में तुम अकेले कैसे सोए पड़े हो। किशोर उठ बैठा और महात्मा को अपनी सब बात बताई और पूछने लगा कि परियां कहाँ रहती हैं। उसकी ये बातें सुनकर पहले तो महात्मा कुछ सोचने लगे, फिर बोले, बेटा तुम्हारी बात बड़ी अनोखी है। वहां तक पहुंचने में तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। मैं तुम्हें एक आसान उपाय बताता हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक पर्वत है। उसकी शाखा पर सरोवर है। उस पर हर पूर्णमासी पर कुछ अप्सराएं आती हैं और सारी रात अटखेलियां कर सुबह होते ही चली जाती हैं। तुम वहीं जाओ, शायद ईश्वर तुम्हारी सुनेगा। रास्ते की कठिनाई के लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें देता हूँ जो तुम्हारे संकटों में तुम्हारा साथ देंगी। तलवार तुम्हारी हर मुसीबत का सामना करेगी। रस्सी से तुम किसी भी जगह ऊंचाई पर चढ़ सकते हो और चादर तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार स्थान पर पहुंचा देगी। किशोर महात्मा से सब सामान लेकर और आशीर्वाद पाकर आगे चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी क्योंकि कई दिन का भूखा था। कुछ आगे ही चला होगा कि रास्ते में एक बुढ़िया लकड़ी का गट्ठर लिए बैठी थी और सोच रही थी कि कोई आए तो उससे उठवाऊं। इतने में ही किशोर उसके पास आकर बोला, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। बुढ़िया ने कहा, ये लकड़ी का गट्ठर मेरे सर पर रख दे, मेरे से उठ नहीं रहा है। किशोर ने सोचा, ये बुढ़िया तो है, इससे उठेगा नहीं, मैं ही पहुंचा आता हूँ।
और अपने सिर पर लकड़ियां रखकर बुढ़िया से बोला, चलो मैं ही तुम्हारे घर तक पहुंचा आता हूँ। वो बुढ़िया के घर तक चला गया। इस पर बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने घर में बिठाया और कुछ खाने को दिया। वो भूखा तो था ही, खाना खा लिया। बुढ़िया ने उसे आराम करने को कहा। वो आराम करने लगा। जब वो जाने लगा तो बुढ़िया ने कुछ खाना उसके साथ बांध दिया। वो फिर आगे चला। जंगल में चलते चलते जब वो जंगल से बाहर निकला तो उसे एक नदी मिली। नदी पे उसने पानी पिया। पानी पी रहा था कि उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई। वो इधर उधर देखने लगा। जब वो कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे एक बंदर दिखाई दिया। वो उसके पास गया तो क्या देखा कि उसका एक हाथ टूट गया है, जिसकी वजह से वो करा रहा है। उस बंदर को वो नदी के पास ले गया और उसका खून से भरा हाथ धोया और बंदर को पानी पिलाया और जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर लाया तथा पट्टी उसके हाथ में बांध दी। तब उसके सामने ये समस्या आई कि इस बंदर को कहाँ छोड़ूं। कोई जगह समझ नहीं आई। इस कारण उसे अपने साथ ही ले जाना उचित समझा और बंदर भी यही चाहता था कि अपने शुभचिंतक को ना छोड़ूं और उसके साथ चलने लगा। किशोर और उसका साथी बंदर कई दिन बाद उस पर्वत के करीब पहुंचे। वो पर्वत बहुत ही सीधा था। उस पर्वत पर किशोर का चढ़ना बहुत असंभव था। वो सोचने लगा किस प्रकार चढ़ूं। चालाक बंदर उसके भाव को समझ गया। उसने उसके कंधे पर से रस्सी खींच ली। बंदर ने रस्सी लेकर पर्वत पर छलांग लगाई। रस्सी को लेकर ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। उसका दूसरा सिरा नीचे ही रहा। बंदर ने ऊपर पहुंचकर रस्सी को एक शिला में बांध दिया। किशोर ऊपर चढ़कर बहुत खुश हुआ। चारों ओर का दृश्य बहुत सुहावना प्रतीत हो रहा था। उसने देखा कि पर्वत पर एक सरोवर है और उसके चारों तरफ संगमरमर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। सरोवर की एक तरफ सुंदर बाग है जिसमें फूल लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर घूम रहे हैं। किशोर वहाँ पूर्णिमा का इंतजार करने लगा। अभी पूर्णिमा में एक दिन बाकी था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वहाँ खूब फल फूल थे। दोनों ही मित्र वहाँ बहुत खुश थे। पूर्णिमा की रात आई। रात में किशोर सरोवर के निकट एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया। आधी रात को अचानक ही सरोवर के चारों तरफ उजाला हो गया। कुछ समय बाद कई अप्सराएं उतरती हुई दिखाई दीं। पास आने पर एक सुंदर अप्सरा ने सबको हुक्म दिया कि अपने अपने पर यहाँ रख दो और थोड़ी देर में सभी ने पर उतारे और सरोवर में स्नान करने चल दी। किशोर मौका पाकर उस सुंदर परी के पर लेकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। जब सब अप्सराएं बहुत समय तक स्नान करके ऊपर आईं और अपने अपने पर पहनने लगीं, तब उस परी को, जिसने कि बाकी परियों के पर उतारकर नहाने का आदेश दिया था, अपने पर ही नहीं मिले। बहुत देर होती देखकर सब अप्सराएं आकाश में उड़ गईं और केवल वो सुंदर अप्सरा रह गई और रोने लगी। किशोर उसे रोते देखकर पेड़ से नीचे उतर गया और उसका सारा सामान दे दिया। किशोर बोला, अब ये सामान ले लो और आकाश में उड़ जाओ। तुम्हें मैंने बहुत तंग किया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। अप्सरा बोली, मुझे ये बताओ, तुमने मेरा सामान क्यों चुराया? किशोर ने अपनी सारी बात बता दी और कहा कि तुम्हारे लिए ही इतना कष्ट उठाया है। मैं इतनी दूर से तुम्हारे ही कारण आया हूँ, परंतु मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे कारण इतना दुख उठाओगी। मैं तुम्हें कष्ट देना नहीं चाहता था। सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे प्राप्त करने में तुम्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या तुम मुझे प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ उठाने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ। यदि उस कार्य में विजय हुए तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूँगी। तुम्हें मेरे पिता को एक राक्षस के पंजे से छुड़ाना है, तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूँ। किशोर ने उस अप्सरा से वहां तक पहुँचने का रास्ता पूछा। सुंदरी ने कहा, पश्चिम दिशा में एक कुंड है, उसमें जल राक्षस के महल का रास्ता है। किशोर उस स्थान के लिए वहां से चल दिया। अनेक कठिनाइयों के बाद किशोर उस स्थान पर पहुंचा। बंदर को वहीं छोड़ दिया और उससे बोला
जब मैं तुम्हें आवाज दूं तब ये रस्सी नीचे डाल देना। ऐसा कह के किशोर जल में कूद गया। कुछ समय तक पानी में चलने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो कुछ आगे बढ़ा और क्या देखता है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रही है और उसके पास एक किला बना हुआ है। किसी प्रकार उस किले में घुसा तो क्या देखा कि कुछ राजा अलग अलग कोठरियों में बंद हैं। उसमें किशोर ने उस सुंदरी के पिता को पहचान लिया, क्योंकि सुंदरी ने अपने पिता का हुलिया बता दिया था। किशोर ने उसे छुड़ाने का प्रयत्न किया। गोबर की एक टोकरी लेकर और साथ में भोपू लेकर किले के ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद जल राक्षस वहां आ गया। चारों तरफ सूंघकर जोर से चिल्लाया, मानव गंध कहाँ से आ रही है? किशोर ने राक्षस को जब चिल्लाते सुना तो अपने भोपू में चिल्लाकर बोला, कौन है ये पागल जो मेरी नींद खराब कर रहा है? राक्षस बोला, मैं तो राक्षस हूँ, तू कौन है? किशोर बोला, मैं पाताल लोक का महाराक्षस हूँ। अपने राजा के काम से जा रहा था। छोटी सी झोपड़ी को देखकर आराम करने की इच्छा हो गई, परंतु इस झोपड़ी में तो मेरे पैर भी नहीं आते। राक्षस सोचने लगा कि इतने बड़े किले को भी ये एक झोपड़ी समझ रहा है और इसके पैर भी नहीं समा रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसने फिर बोला, अगर तुम महाराक्षस हो तो तुम्हारी क्या पहचान है? किशोर भोपू से बोला, अच्छा तो तुझे सुबोध चाहिए। रस्सी फेंक कर कहा, ले देख, ये मेरी पूंछ है। रस्सी काफी लंबी थी। राक्षस उस रस्सी को देखकर भौचक्का हो गया और सोचने लगा कि इसकी पूंछ इतनी लंबी है तो शरीर कितना लंबा और बड़ा होगा। राक्षस ने फिर अपनी शंका मिटाने के लिए पूछा, कुछ और सबूत दो। किशोर ने भोपू में और जोर जोर से चिल्लाकर कहा, क्या तुझे अभी भी शंका बाकी है? मैं तो बहुत धीरे बोल रहा हूँ। यदि पूरे ताकत से बोलूं तो तेरी छोटी सी झोपड़ी गिर जाएगी। और कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तेरे आंगन में टट्टी कर देता हूँ। और उसने यह कहकर गोबर की टोकरी उसके आंगन में गिरा दी। ये देखकर राक्षस घबरा गया और चुप हो गया। तब किशोर ने गरज कर कहा, चुप क्यों हो गया मूर्ख, मैं अभी आता हूँ। राक्षस ये सुनकर बहुत घबराया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। इतने में ही फिर किशोर ने कहा, कहाँ भागता है? तुझे बंद करके मैं अपने देश ले जाऊंगा और मेरे बच्चे तुझे खिलौना समझकर खेलेंगे। किशोर ने बंदर को आवाज लगाई, देख ये कहाँ भागा जा रहा है। बंदर ने भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे राक्षस और भी डर गया और भागने लगा। उसने मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन है। कुंड में से वो जंगल की तरफ भाग गया। राक्षस के भाग जाने पर किशोर किले में से उतरा और सब कैदी राजाओं को कोठरियों में से निकाल दिया। सब राजा खुश हुए। सुंदरी के पिता को उसने अपना हाल कह दिया और साथ ही उसने अपनी शादी सुंदरी से करने को कहा। राजा तो पहले ही खुश था। राजा ने भी अपनी पुत्री की शादी की इच्छा प्रकट कर दी। सब राजा अपने अपने देश चले गए और किशोर सुंदरी के पिता और बंदर को चादर पर बिठाकर सुंदरी के पास पहुंचा। अप्सरा किशोर के साथ अपने पिता को आता देखकर बहुत खुश हुई। उसके पिता ने किशोर के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी और खूब दान दहेज दिया। किशोर सुंदरी और बंदर तथा दान दहेज लेकर साधु की चमत्कारी चादर पर बैठकर पृथ्वी लोक में आ गया। पृथ्वी लोक में आकर वो अपनी सौतेली माँ के पास पहुंचा। माँ इतनी सुंदर स्त्री को देखकर और भी जल गई और किशोर और उसकी पत्नी से बोली ही नहीं। किशोर घर से निकल गया और दूसरा घर किराए पर लेकर खुशी खुशी वहां जीवन बिताने लगा। कुछ साल बाद ही उसने अपनी मेहनत से दूसरा बंगला बनवा लिया और फिर उसमें खुशी से रहने लगा।